नमस्कार मित्रों। इस वीडियो में गंगा में जो गद्य का भाग है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि गंगा पुस्तक जो हिंदी की आई है उसमें जो गद्य की संरचना है, जो गद्य का भाग है, वह क्या स्वरूप लिए हुए है और किस प्रकार से पढ़ाते समय या पढ़ते समय हमें ध्यान रखना आवश्यक होता है। एक शिक्षक और एक विद्यार्थी के लिए क्या इसमें आवश्यकता है, क्या आवश्यक, क्या दृष्टि होनी चाहिए पढ़ने में, इस पर हम चर्चा करेंगे। वास्तव में गद्य विधाओं की अपनी एक विशेष संरचना और शैली होती है, और अगर हम उस गद्य विधा के रचना के बारे में जानकारी हमें मिल जाती है कि ये किस प्रकार की विधा है, तो पढ़ते समय हम उसके साथ न्याय कर पाते हैं। हमें उस प्रकार की शैली में पढ़ने की आदत पड़ जाती है और मन बरबस खोजना शुरू करता है कि वास्तव में अगर हम निबंध पढ़ रहे हैं, कहानी पढ़ रहे हैं, एकांकी पढ़ रहे हैं, तो उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए, विश्लेषणात्मक दर्शन कैसा होना चाहिए, यह विधा की जानकारी प्राप्त होने के बाद ही निर्णय हो पाता है कि हमें किस विधा का किस प्रकार से ज्ञान लेना है और उसका विश्लेषण करना है। जैसे किसी भी विधा का ज्ञानार्जन करते समय, पढ़ते समय या पढ़ाते समय उसकी मूल विशेषता की ओर ध्यान देना आवश्यक है कि वास्तव में उसका मूल में उसकी विधा का क्या स्वरूप है, किस प्रकार की वह विधा हमारे लिए प्रेरणादायी या फलदायी होती है। जैसे उदाहरण लें, निबंध जो है वह निबंध शिक्षण जो है वह अर्थ ग्रहण की योग्यता विकसित करने का उद्देश्य से लेकर आता है। अर्थ ग्रहण किस प्रकार से हम उसका कर पाते हैं, यह निबंध के द्वारा प्रस्तुत हो पाता है। भाषा की व्यक्ति के कौशल से विद्यार्थियों को परिचय कराना निबंध का उद्देश्य होता है, या पाठक को परिचित कराना निबंध का उद्देश्य होता है। निबंध में जो लेखक होता है उसका दृष्टिकोण और उसकी भाषा शैली का विशेष महत्व होता है। जिस दृष्टिकोण से निबंध की रचना होती है और उसी के अनुरूप उसकी भाषा शैली बनती चली जाती है। वैसे ही जब हम कहानी को पढ़ते हैं तो कहानी हमारे लिए कल्पना लोक में ले जाने वाली होती है। हम अगर सिनेमा देखते हैं तो सिनेमा में जो हमें दृश्य दिख रहा है उस दृश्य देख करके हम विचार करते हैं, लेकिन जब कहानी पढ़ते हैं तो उस दृश्य को हम अपने मन के विवेक के द्वारा एक चित्र बनाते हैं, एक कल्पना करते हैं, और कितना अधिक कल्पना कर पाते हैं, कितना अधिक सुंदर कल्पना कर पाते हैं, ये हमारे विवेक पर निर्भर करता है, ये हमारी कल्पना शक्ति पर निर्भर करता है, ये हमारे ज्ञान पर निर्भर करता है। तो कहानी जो है, इन कहानियों के माध्यम से विद्यार्थियों में कल्पना, उत्सुकता एवं जिज्ञासा का विस्तार करना हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि विद्यार्थी उत्सुकता बस यह जानने का प्रयास करे कि वास्तव में अगर यह घटना यहाँ पर समाप्त हो जाती तो इसका मोड़ किधर जाता है, किस प्रकार की रचना और अधिक हो सकती थी। यह घटना ये निर्णय करके ये सोच ले कि यह अंत कब कहाँ करेंगे हम। तो कहानी में हमारे मन में जो विचार है वो कल्पना के लोक से जुड़ता हुआ आगे बढ़ता हुआ जाता है, और कहानी किसी भी दिशा में जा सकती है। यह पाठक वर्ग भी निर्धारण करता है, लेखक तो उसको उस अंत तक पहुंचाने के लिए लिखता ही है और कहीं ना कहीं अपने विचार से उसका अंत भी करता है, लेकिन पाठक वर्ग उसके आगे भी सोच सकता है या उसके पहले ही उसका अंत कर सकता है। जैसे कहानी शिक्षण है, इसके दौरान शिक्षक को प्रायोगिक जो कहानियां हैं उनको नाटक के रूप में परिवर्तन करने का प्रयास करना चाहिए, उसका नाटकीयता का पुट देना चाहिए, या उसके आगे क्या हो सकता है इसके लिए विद्यार्थियों को तैयार करना चाहिए। विद्यार्थी समझ सके कि वास्तव में यह निर्णय नहीं, ऐसा भी निर्णय हो सकता है। जैसे कि शिक्षा की दुनिया में ये कहा जाता है कि भाषा की जो व्याकरण की क्लास या भाषा की क्लास जो होती है वो थोड़ी रोचक नहीं होती है। कविताओं में पढ़ने का रुचि जागृत करना या नई बच्चों में जागृत हो पाती है तो अरुचिकर लोग समझते हैं। तो लेकिन हम शिक्षकों का यह दायित्व है कि इस प्रकार का वातावरण बनाएं, इस प्रकार की ऐसी व्यवस्था बनाएं कि सब विद्यार्थी इसको और चाव से और भाव से और स्वरूप को ग्रहण करने के उद्देश्य से इसमें आ सकें और रचनात्मकता लाएं, अपने अंदर कल्पना शक्ति का विकास कर पाएं, अपनी भाषा कौशल का विकास कर पाएं। जैसे कि गंगा में कुल 7 रचनाएं हैं शामिल गद्य में हैं। जैसे 2 बैलों की कथा, मुंशी प्रेमचंद की कहानी,
क्या लिखूं पद्मलाल पूनालाल बख्शी जी का एक निबंध है। संवादहीन एक कहानी है शेखर जोशी जी की। उसी प्रकार से यतीन्द्र मिश्र की एक रचना है, ऐसी भी बातें होती हैं, लता मंगेशकर से उनका साक्षात्कार इसमें दिया गया है। वहीं मोहन राकेश की एक रचना आखिरी चट्टान, जो यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत का भी अनुभव हमें बहुत अच्छा प्राप्त होगा। उसी प्रकार से जगदीश चंद्र माथुर की रीढ़ की हड्डी, जो पहले भी पढ़ाई जाती थी, अभी भी वो बरकरार है, रीढ़ की हड्डी, जो एकांकी है। एक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की रचना है, मैं और मेरा देश, एक निबंध है। इस प्रकार से कुल 7 रचनाएं हैं, जिसमें 2 निबंध है, 2 कहानी है, एक एकांकी है और एक यात्रा वृत्तांत है। इस प्रकार से इन रचनाओं को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्येक विधा, प्रत्येक स्वरूप में जो 7 रचनाएं हैं, वह विद्यार्थियों की विविधता को ध्यान में रख के बनाई गई है। और वास्तव में गद्य विधाओं के चयन का यह प्रयास भी होना चाहिए कि विद्यार्थी अधिक से अधिक विधाओं की विविधता को, गद्य शैलियों को जान सके। यात्रा वृत्तांत आदि जो लेखन शैली है, निबंध है, निबंध वास्तव में बच्चे निबंध को भूलते जा रहे थे। वास्तव में निबंध जो है, क्या स्वरूप कैसा होना चाहिए, कहानियों में कैसे हमारे लोक जगत में विचरण करना चाहिए, यह सब इस पुस्तक की में रचनाओं के माध्यम से हमें पता चलता है। और इन रचनाओं को पढ़ने से चयन के जो मुख्य बिंदु अपनाए गए हैं, बड़े सराहनीय हैं। वास्तव में इन कहानियों पर प्रत्येक, पहले इनकी प्रश्नों की बनावट और एक एक कहानियों पर हम अलग अलग चर्चा करते हुए आपको एक एक वीडियो के माध्यम से आगे बताते चलेंगे। और यह क्रमशः एक सीरीज़ के रूप में सोचे हैं कि प्रत्येक रचनाएं जो हिंदी की हैं, कक्षा 9वीं की, उन पर चर्चा कर सकें और आपको कहीं न कहीं उससे जोड़ करके रूबरू करा सके। धन्यवाद।